Gress. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले चैप्टर में कोई सवाल तो बेटा बोल दें जी। कल जो हमने चैप्टर डिस्कस किया जी रेहान जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर मेरा कस्टम ड्यूटी से एक सवाल था। क्या क्या? हाँ बोले। सर अगर हमने कोई ना एसेट बाहर से इंपोर्ट किया है और हमें उस पर हम्म डिस्काउंट रिसीव हुआ है, सर जो का हम्म। इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी का जो रेट होगा वो हम किस पे अप्लाई करेंगे, डिस्काउंटेड प्राइस पर या फिर लिस्ट प्राइस पर? अब पुत्र, इम्पोर्ट ड्यूटी हमारे सिलेबस में नहीं है। कस्टम ड्यूटी तो हमारे सिलेबस में नहीं है। नहीं है। नहीं। सर उसमें हम टैक्स क्रेडिट में हमने पढ़ा था ना अरे कस्टम इम्पोर्टेड। नहीं, वो बस वो आपको कस्टम ड्यूटीज जो होंगी ना वो आपको कैलकुलेट करके दी जाएंगी। ठीक है कस्टम सर। ड्यूटीज एक्ट अलहदा है एंड दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, इवन नॉट ए पार्ट ऑफ द फाइनल सिलेबस। ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी। एनी अदर क्वेश्चन जी फ्रॉम द चैप्टर फर्स्ट? लो जी, आज हम पढ़ेंगे जी अखलाकियात, जिससे आप में से काफी लोगों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक अखलाकियात बहुत जगह होती हैं। अल्लाह ताला ने भी हमें अखलाकियात सिखाई हैं, जो कि एक जनरल सी बात कर रहा हूं कि कुछ मौलवी हजरात ने हमारा शायद हमारा जो इस्लाम है वो दीन है, उसको सिर्फ मजहब का लबादा ओढ़ दिया गया कि शायद सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात सिर्फ यही इस्लाम है। पूरा आपकी यही सिर्फ अबादत है। अबादत तो बेटा सारा दिन ही इबादत है। आप किसी से मुस्कुरा के बोलते हैं, आप किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं, आप किसी से खुश अखलाकी से पेश आते हैं, जो कि एथिक्स में आता है, वो भी इबादत है। तो हमने बड़ा डिस्टिंक्ट कर दिया हकूक अल्लाह को और हकूक अल अबाद को। अम, कुछ मैं सुनता हूँ तो वो सिर्फ हकूकुल्लाह पे जोर है और हकूकुल अबाद पे नहीं है। वो जमात के साथ तकबीर उला जिसको कहते हैं जी, पहली सफ में वो ना फौत हो जाए, और दूसरी तरफ आपने जो है वो टीका जो है वो कोरोना के दिनों में 1600 का टीका 5000 का बेचना है। तो ये बात कुछ समझ से बाहर है। बहरहाल ये हमारा जो एथिक्स का चैप्टर है, ये बेटा चैप्टर है 3 लोगों से रिलेटेड। नंबर 1 के टैक्स पेयर से रिलेटेड, नंबर 2 एफबीआर से रिलेटेड, ऑफिसर से रिलेटेड एथिक्स भी आती हैं, और नंबर 3 टैक्स प्रैक्टिशनर जैसे हम लोग हैं। एक, एथिक्स है क्या, दूसरा कानून बनाने वाले के ऊपर भी एथिक्स एप्लीकेबल है कि वो भी इंसान की तरह कानून बनाए, दूसरा टैक्स पेयर के ऊपर, फिर एफबीआर के ऑफिसर के ऊपर, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें हमारा रोल है एथिक्स ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। आगे चलते हैं। देखिए हमारा रोल क्या है तो हम बातें समझ आएंगे। एथिक्स आपकी क्या क्या है, जो हम जस्टिफाइड बात करें, करेज के साथ बात करें, टेम्परामेंट के साथ बात करें, हमारा लड़ने का काम नहीं है। हमारा रोल क्या है टैक्स प्रैक्टिशनर का? अल्टीमेटली टैक्स प्रैक्टिशनर ही केस प्रेजेंट करते हैं। बहुत कम रेयर होता है कि टैक्स पेयर खुद जाके केस प्रेजेंट करता है, क्योंकि टैक्स पेयर्स को इतना नॉलेज नहीं होता टैक्स की प्रोविजंस का, टैक्स के कायदा जवाबत का। तो इसलिए उसमें जो मेजर जो काम होता है वो आपका टैक्स प्रैक्टिशनर का होता है। अल्टीमेटली उसने अपने
प्रॉपर उसके ऊपर जिम्मेदारी है टैक्स प्रैक्टिशनर के ऊपर कि उसने प्रॉपर टैक्स भी क्लाइंट को भी बनाना है। हमारे यहाँ एक, आप कहेंगे सर, फिर कहेंगे कि टैक्स चोरी बहुत है। हाँ जी है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। उसमें गवर्नमेंट जो टैक्स नेट में है, गवर्नमेंट उसको बड़ा टैक्स लगाती रहती है, गवर्नमेंट नए टैक्स पेयर ढूंढ रही है। अब खैर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी का बिहेवियर जो है वो बड़ा डिफरेंट है। आधी ब्यूरोक्रेसी से माशाल्लाह हमारा काम करने को तैयार ही नहीं है, और वो नहीं चाहते कि सिस्टम शफाफ बने। ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि सिस्टम शफाफ बने। सबसे बड़ी एग्जांपल उसकी, आप शपथ तैदी की अपॉइंटमेंट जो हमारा ब्यूरोक्रेसी ने फेल किया, ये पाएगा, तो हम कहाँ से कमाएंगे तनख्वाह के अलावा? समझ जाए जरा आप बात। दूसरा, एक अच्छा टैक्स प्रैक्टिशनर, उसने अपने लीगल भी देखना होता है कि लीगल सारे कॉर्नर्स भी सेव रहें, और टैक्स भी रिजनेबल जरूर कंट्रीब्यूट किया जाए, जरूर कंट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि हमने इस मुल्क में रहना है, और इस मुल्क में हमने टैक्स भी देना है। 22 करोड़ बंदा बाहर नहीं जा सकता। अब मुझे आज कोई ऑफर करे कि अहमद जवार साहब आपको यूके की नेशनलिटी फ्री मिलती है, तो मैं नहीं जा सकूँ, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, नंबर वन, एज गुजर गई, जाहिर है एक टाइम पीरियड होता है। नंबर वन, 22 करोड़ बंदा अपने मुल्क से दूर नहीं रह सकता। कुछ लोग ठीक है वो भी जाते हैं, वो भी हमारे लिए एसेट्स हैं जो बाहर गए हुए हैं, क्योंकि वो भी अपनी फैमिली के लिए कमा के बाहर से भेजते हैं, हमारे लिए जरा जर मुबादला फॉरेन एक्सचेंज बाहर से भेजते हैं। तो वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। ये नहीं कि जो बाहर चला गया हम कहें जी हमने उसे काट ऑफ करना, लेकिन अल्टीमेटली उसकी जो पहली नस्ल की जो बुनियाद जो बाहर जाता है, उसकी पहली नस्ल की बुनियाद तो पाकिस्तान ही रहता है। रूट्स आप कभी भी काट ऑफ नहीं कर सकते। अच्छा, लोग हमसे रिटर्न्स बनवाते हैं, लोग हमारे पास हमें हायर करते हैं, रिटर्न्स बनवाते हैं, हम उनकी रिटर्न्स बना के फाइल करते हैं। एक होती है बेटा टैक्स अविजन, एक होती है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अविजन है कि आप सीधी सीधी कोई चीज बताएं ना सरकार को। लंदन फ्लैट्स नहीं बताएगी किसके हैं, दैट इज द अविजन। एक होती है अवॉइडेंस, कि आप कानून की प्रोविजंस के अंदर खेलते हुए टैक्स बचा जाए। वो मना नहीं है, वो किसी जगह मना नहीं, और उसके लिए ही टैक्स कंसल्टेंट्स हायर किए जाते हैं। टैक्स सेविंग यू कैन, आप कर सकते हैं, और फिर आप अल्टीमेटली अगर उसके ऊपर टैक्स लग भी जाए तो आप टैक्स ऑफिसर को बता सकते हैं कि जनाब ये किया ठीक है, टैक्स की प्रोविजन के अंदर रहते हुए किया। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि बाद का जो टैक्स ऑफिसर्स, जो ईमानदार टैक्स ऑफिसर है, अब ईमानदार आप वो जो यानी कि कोई भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस नहीं लेते, वो बहुत ज्यादा ईमानदार है, कि जी वो इतने ईमानदार है वो कहते हैं टैक्स पेयर को फांसी लगा दो। फांसी लगाने का मतलब ये है कि उसको 30 करोड़ टैक्स लगा दो, 40 करोड़ टैक्स लगा दो, 50 करोड़ टैक्स लगा दो। ओ भैया ना, आपने टैक्स लेना है, टैक्स पेयर को फांसी तो नहीं लगानी, रीजनेबल टैक्स आप ले लें। कोई जो है उससे बेहतर है, जाहिर है उसमें कंट्रीब्यूट भी हो जाएगा, वरना टैक्स पेयर को टैक्स ज्यादा लगाएंगे, वो अपील्स कर लेगा। अपील्स का चैप्टर हम आगे जाके पढ़ेंगे, और अपील जो है वो, अपील वो जीत जाएगा, गवर्नमेंट को सरकार भी को आना भी नहीं आएगा, उसका क्या फायदा। आगे चले जी। अच्छा, लेजिस्लेचर, हु इज लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर कौन है? जो कि लॉ लिखता है।
हमारे कानून में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे रास्ते मौजूद, 18 तक तो बहुत रास्ते मौजूद थे जिनसे टैक्स चोरी किया जा सकता था। खुद गवर्नमेंट ने रास्ते रखे हुए थे फॉर होम, अपने लोगों के लिए। आपको बताऊं कि प्लॉट की सेल परचेस तक 2013 तक टैक्स ही नहीं था। कमाल देखें, 2013 तक टैक्स ही नहीं था। 2013 में थोड़ा थोड़ा टैक्स लगाना शुरू किया, अभी भी बहुत थोड़ा टैक्स लगा, 2.5%। आप देखें ना गेन का, 5%। और सैलरीड पर्सन देखे कितना टैक्स देता है, 35%। सैलरीड क्लास को आप रगड़ी जा रहे हैं। बेसिकली गवर्नमेंट को टैक्स बेस बड़ी तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। गवर्नमेंट से कौन बंदा नहीं पकड़ा जा रहा, गवर्नमेंट से मिडल मैन नहीं पकड़ा जा रहा। जो मिडल में खेल जाता है कि जी मैन्युफैक्चर उठाया, आगे बेच दिया, दरमियान में वो होलसेलर ट्रेडर है, वो पैसे भी कमा गया, उसने कच्चा काम भी कर लिया, कैश पे कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं है, चलो वो नहीं पकड़ा जा रहा गवर्नमेंट से। और इट्स अ टफ एक्सरसाइज टू कैच देम, वाकई मुश्किल काम है। जिसने 10 रुपए की चीज कैश में खरीदी, 12 रुपए की कैश में बेच दी, 2 रुपए जेब में डाले, अब गवर्नमेंट उसको कैसे पकड़े? एक प्रॉब्लम तो है। अब गवर्नमेंट पकड़ना किसके थ्रू चाह रही है? मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं क्या टिप्स कॉलेज छुपा सकता हूँ तो मैं टैक्सी ना दूँ? नहीं छुपा नहीं सकता भाई, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कोई पॉसिबल। क्रिसेंट टेक्सटाइल छुपा सकती है? नहीं। सारा छुपा सकता है अपने आप को? नहीं। अब जो लोग इन लोगों से को माल खरीद के आगे मार्केट में बेच देते हैं, वो नहीं पकड़े जा रहे। अब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे कानून बनाए हैं जिनसे सितारा वालों से, मतलब कि उन्होंने कहा कि आपने इनको माल बेचना है तो उनका हमें शनाख्ती कार्ड नंबर दे। ये बड़ा जो शनाख्ती कार्ड खप पड़ी हुई है, बड़ी देर से पड़ी हुई है। अब वो कहते हैं जनाब वो अगला बंदा शनाख्ती कार्ड ही नहीं देता। वो कहता है गुड्स, वो कहता है शनाख्ती कार्ड मांगेंगे, मैं किसी और से खरीद लेता हूँ जो शनाख्ती कार्ड नहीं दे रहा। बहरहाल ये अब एक्सरसाइज चल रही है। और जो है वो लेजिस्लेचर, बहुत सारी हमारी प्रोविजन हार्स प्रोविजन है। अगर आप कहें कि वो प्रोविजन एथिक्स के मुताबिक हैं, तो 22 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, बल्कि अब तो 23 3rd ईयर है ये वाला मुझे प्रैक्टिस करते हुए। 99 98 98 से मैंने स्टार्ट किया था जी। 1 जैन 98 मेरा टैक्स के फील्ड में पहला दिन था, वेरी फर्स्ट डे। तो दिस इज अ 24th ईयर इज इन प्रोसेस इन टैक्स प्रैक्टिस। आप अच्छी टैक्स प्रैक्टिस करें, फिर हमारे यहाँ कुछ जो टैक्स प्रैक्टिशनर है वो भी धड़ेबाज है, लड़ पड़ेंगे जो ही टैक्स लगा दो। वो क्यों? अल्लाह के आगे अपील में जाएगा, फीस बनेगी। बेसिकली मैंने तो 23 साल की प्रैक्टिस में ये सीखा कि लड़ने, हमारा काम लड़ने का नहीं है। जितना मर्जी बात का ऐसा भी होता है, क्या मेरे क्लाइंट्स को बड़ा टैक्स नहीं लगता? लगता। अच्छा लग गया, फिर अपील कर लेंगे, राइट है ना मेरे पास। ऑफिसर से या गवर्नमेंट अथॉरिटी से लड़ने का बेनिफिट ही कोई नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी बात करूं तो मुझे टैक्स ऑफिसर्स केस रेफर करते हैं कि यार ये हमारा फलां दोस्त है, उसका उसका कोई प्रॉब्लम है, ज़ाहिर वो तो नहीं कुछ कर सकते ना, वो यार ये उसका केस आप आगे पास ले जाओ। तो इस बात का एहसान है कि जी टैक्स ऑफिसर्स को, उनको पता है कि उन्होंने एथिकल ग्राउंड पे कोई ना कोई टैक्स सॉर्ट आउट करना है और टैक्स जमा भी करवाना है। क्लाइंट से क्या कर, मैं बाद का टैक्स क्लाइंट को फोर्स कर देता हूँ, यार टैक्स जमा करवा दो, कोई फायदा नहीं है लड़ने का, अपील करने का। आगे चलते हैं। ये कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है। गुड टैक्स सिस्टम के कैनन्स हैं जी आपके। इक्विटी होनी चाहिए सर्टेन, ये पहले चैप्टर में, कन्वीनियंस होनी चाहिए, इकोनॉमी होनी चाहिए। ये आपने, मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़े हुए हैं, पढ़े हुए नहीं इकोनॉमिक्स में? एनीबॉडी रेज योर हैंड, बता दें यार, को वेट कर दें। बुरा तो है।
जी कुरतुलैन जी सर पढ़े हुए हैं पढ़े हुए ना, हमारे चल उसमें जी उसमें टैक्स का चैप्टर एक है। जी बिल्कुल। ये कैनन्स जो है वो मैं नहीं पढ़ा रहा, तो ये आप वही चीजें लिखी हुई हैं यहाँ भी, और ज्यादा मेरे हिसाब से सिंपलीफाइड वर्ड्स में जी बिल्कुल। लिखी हुई हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। एथिक्स फॉर द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर कौन है जी? ये जो आपके एफबीआर के ऑफिसर हैं, कमिश्नर है, टैक्स ऑफिसर है, आपका जो है वो एडिशनल कमिश्नर है, आपका टैक्स ऑफिसर्स हैं, ये सारे लोग हैं। इनका ये सेस टैक्स है, कलेक्ट रेवेन्यू है, सीज प्रॉपर्टी, अटैच बैंक अकाउंट्स। ये बेटा कब आता है? अगर कोई बंदा टैक्स जमा ना करवाए, कि मेरे खिलाफ कोई टैक्स लग गया है और मैं टैक्स जमा नहीं करवा रहा, तो वो मेरी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के ले जा सकते हैं और मेरे खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग भी खत्म हो चल। कई दफा हम देखते हैं जी फला टैक्स पेयर के अगेंस्ट जो है वो एफआईआर दर्ज हो गई, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, दीज आर द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। किसी ने बहुत बड़े टैक्स फ्रॉड्स किए हों तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गए, टैक्स पेयर गिरफ्तार भी हुए हैं जी, इम्प्रिजनमेंट नीचे लिखा हुआ। यानी कि पीछे अभी आज से 6 महीने पहले ही एक टैक्स पेयर के साथ टैक्स कंसल्टेंट भी इन्वॉल्व था फ्रॉड में, तो उन्होंने टैक्स पेयर को भी गिरफ्तार किया और टैक्स कंसल्टेंट को भी गिरफ्तार कर लिया। अभी इस ईद से 2 दिन पहले उसकी जमानत हुई है, 4 महीने वो अंदर रह गया है। और दैट दैट इज टोटल अनएथिकल प्रैक्टिस कि आप बकायदा उसके साथ मिलके गवर्नमेंट, ठीक है यार, जो आपका राइट है विद इन द प्रोविजन ऑफ द लॉ, आप टैक्स बचाना चाहते हैं 100 दफा बचाएं। अवेजन कोई हल नहीं। जहां पे मैं कहूँ जी कि मैंने 5 प्लॉट खरीदे हुए हैं और मैंने डिक्लेयर नहीं किए, तो इसका मतलब है मेरे पास वाइट सोर्स बेटा अवेलेबल नहीं था, मैंने इसे डिक्लेयर नहीं किया। आप कहेंगे यार सर प्लॉट खरीदा डिक्लेयर क्यों नहीं किया? वो भाईजान पीछे वाइट सोर्स अवेलेबल नहीं था। हमारे यहाँ बहुत सारी ब्लैक मनी जो है वो आपकी प्लॉट्स में इन्वेस्टेड है, बहुत सारी ब्लैक मनी। फिर गवर्नमेंट गाहे बगाहे एमनेस्टी स्कीम, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एमनेस्टी स्कीम। गवर्नमेंट ने बड़ी दफा बड़े बड़े चोरों को कि अपने आप को डिस्क्लोज कर दें और उसके ऊपर माइनर सा टैक्स दे दें, हम आपके गुनाह माफ कर देंगे, हम आपके गुनाह माफ कर देंगे। बंद कर दो साइड। तो एमनेस्टी स्कीम क्या होती थी? वो ये गवर्नमेंट की मुख्तलिफ एमनेस्टी स्कीम बाद में अगर आप देखें, अगर मैं हिस्ट्री देखना शुरू करूं तो 99 में भी एमनेस्टी स्कीम आई जब मैंने प्रैक्टिस अभी शुरू की थी, 2000 में भी आई मुशर्रफ के दौर में, फिर जी जरदारी साहब के दौर में आई जी, दो जरदारी साहब ने आते ही 2008 में सबसे अच्छी एमनेस्टी स्कीम दी थी। उसने कहा जो मर्जी डिक्लेयर कर दो, मेरे पास 50 गाड़ियां, सिर्फ 2% टैक्स दे दो, सिर्फ 2%। 2008 में एमनेस्टी स्कीम आई, सिर्फ 2% टैक्स। वहां भी लोगों ने बड़ी डेक्लेरेशन कर की। उसके बाद 2015 में इसहाक डार ने दी एमनेस्टी स्कीम। फिर 2018 में 2 एमनेस्टी स्कीम्स आ गई हैं। एक नून लीग की गवर्नमेंट जाते जाते फिर एमनेस्टी स्कीम दे गई, वो एक खैर पॉलिटिकल स्टैंड था ट्रेडर्स के, बिजनेसमैन के वोट्स लेने के लिए। वो एमनेस्टी स्कीम आई और जैसे ही पीटीआई गवर्नमेंट आई तो पीटीआई गवर्नमेंट ने फिर एक एमनेस्टी स्कीम दी, एंड दिस वाज द लास्ट एमनेस्टी स्कीम। मेरा ख्याल है अब हमें आईएमएफ एमनेस्टी, वो कहते हैं ये क्या तरीका, बात भी इसकी है यार, इतने मौके आपने दे दिए, फिर डेकोरेशन ना करें तो जो जिसने टैक्स चोरी, जिसने प्रॉपर्टी छुपाई हुई है उसको पकड़े। एक बात मेरी समझे, कोई बंदा 100 रुपए कमाता है, वो कहता है जी मैंने 50 रुपए कमाया और उसने 50 रुपए के ऊपर टैक्स दे दिया, चलो उसने कुछ ना कुछ तो दिया ना यार। एक बंदा प्रॉपर्टी डिक्लेयर ही नहीं करता, टैक्स नेट में ही नहीं है, तो वो हाउ इज पॉसिबल कि अब वो उसको, अब गवर्नमेंट का काम है, मशीनी का काम है। खैर ये सिस्टम गवर्नमेंट ने अपने आईटी सिस्टम के ऊपर बहुत पैसा लगाया है, एफबीआर ने।
और उस टैक्स नेट के जरिए अब काफी टैक्स पेयर्स पकड़े जा रहे हैं। मसलन फॉर एग्जांपल वो सारे टैक्स पेयर्स की मालूमात अब उन्होंने स्टेप शुरू किया, शायद आपने अखबार में इश्तार देखा हो कि एफबीआर को सब पता है। तो वहां मेरी मालूमात पड़ेगी। मतलब मेरे पास एक क्लाइंट आया, तो उसने कहा जी पिछले साल मैं ₹1,00,000 टैक्स दिया था, इस दफा जरा मैंने टैक्स बढ़ा के देना चाहता हूँ, 1,30,000 टैक्स, मैं 1,30,000 40,000 टैक्स दूंगा, ये मेरी कैलकुलेशन है, व्हाट्सएप का। मैंने उसका सिस्टम खोल दिया। उसको मैंने कहा जी अपना शनाख्ती कार्ड दे दें। शनाख्ती कार्ड तो खैर हमारे पास होता ही है, जो हमारा जिनके हम कंसल्टेंट्स होते हैं। तो मैंने कहा जी आपने, यानी टैक्स ईयर 2020 की बात कर रहा हूँ क्योंकि टैक्स ईयर 2021 की रिटर्न अभी हमने बनानी है, तो 2020 की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जी आपने पिछले साल के दौरान 20 दुकानें खरीदी हैं और 20 दुकानें ही बेची हैं। मुझे कहते हैं आपको कैसे पता चला? मैं कहा जी मुझे पता चल गया तो एफबीआई को पता नहीं होगा? वो कहाँ पड़ा था बेटा? वो उसके सिस्टम में पड़ा था। एक्चुअली एफबीआर ने ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लगा दिया हुआ है। अब वो ये टैक्स रिपोर्ट होता है तो वहां से सेल परचेज पता चल जाती है। और मैंने कहा जी आपका टैक्स बन रहा है 1.7 मिलियन। अब उसके पैरों से नहीं निकल गई। वो कौन 1.5 लाख रुपए टैक्स देने वाला, वो कहे जी 1.7 मिलियन। उसने मेरे से फाइल उठाई और चला गया। कहता जी आप बड़ा टैक्स बनाते हैं। मैं क्या बनाता हूँ? वो सिस्टम बता रहा है। अब वो पता नहीं किस किस कंसल्टेंट के पास गया और 5 दिन बाद दोबारा मेरे पास आ गया। कहता जी चालान बना दे 1.7 मिलियन का, मैं टैक्स जमा करा देता हूँ। मैंने कहा तुम्हें मैंने पहले बताया था, हल कोई नहीं। आपको पता है ना पाकिस्तानी कौम की नेचर है, वो घट नहीं सकता जी। आप ही देख लेना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ इतनी फीस और सर जी 500 रुपये छड़ दो। ठीक है जी, 500 रुपये का आपने इजी लोड कराना है किसी ना किसी को। वो केड़ी हॉस्पिटल वाली है? सबा। हाँ सबा, सबा को इजी लोड कराना है, हॉस्पिटल वाली सबा को। अगर क्लास किया तो उसके उससे मदर के साथ, मुझे नहीं पता। ठीक है जी, वो जी अस्पताल में बड़ी इमरजेंसी है। तो ये हमारी कौम की एक नेचर है। हाँ, टैक्स चोरी क्यों किया जाता है? वजूहत भी मैंने आपको बता दी कि मेडिकल फैसिलिटीज उस तरह नहीं है। बाहर देख लें तो मेडिकल फैसिलिटीज आपकी मौजूद है। सरकारी स्कूल की तालीम और इंग्लिश स्कूल की तालीम बराबर है। टोनी बिलियर्ड पीएम था जी, अ, आज से 8 साल पहले। टोनी बिलियर्ड उसका पीएम था यूके का। उसने अपने बच्चों को ट्यूशन रख के दी। मीडिया में पता चल गया। अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जो उनका असेंबली है, वहां खप पड़ गई कि क्या हमारा लेवल ऑफ एजुकेशन इतना लो हो गया है कि टोनी बिलियर्ड के बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं? टोनी बिलियर्ड तो अफोर्ड करता है, उसकी इतनी तनख्वाह है कि वो ट्यूशन फी दे सके। जो आम यूके का नेशनल है जिसकी तनख्वाही कम है, वो कैसे अफोर्ड कर सके? एंड द सेम डे वाज कमेटी वाज फॉर्म टू रिव्यू द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। हमारे अभी दिस इज द रीजन। आगे चलेंगे। पीछे पीछे आ जाए। अभी वो क्या था? अच्छा, ये इलस्ट्रेशन थी कि वो बैंक अकाउंट का मैंने बता दिया कि वो बैंक अकाउंट के जरिए भी आपके पैसे निकाल के ले जा सकते हैं। आगे चलें। पिलर्स ऑफ टैक्सेशन है, फेयरनेस है, ट्रांसपेरेंसी, इक्विटी है, अकाउंटेबिलिटी है। अब यहाँ लिखा तो हुआ जी एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ये हमारे यहाँ सारा चलता है। सच्ची बात है, मैं थोड़ा सा सच बोलने का आदी हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ काफी अनएथिक्स भी चलती हैं, काफी एथिक्स भी। अगर हम देखिए माशरा हमारे से बनना है। आप ये कहें कि जी वो फलां जो अदारा है सिपाही सारे गलत हैं जी, सारी पुलिस गलत है, नहीं, सारी बेटा नहीं है। उसमें ईमानदार लोग भी हैं और उसमें बेईमान लोग भी हैं। सेम इज द केस विद एफबीआर। मैं कहूँ जी कि फलां सारे ईमानदार हैं, सारे ईमानदार नहीं होते, सारे बेईमान हैं, नहीं बेटा, ये बात गलत है। हर अदारे में अच्छे लोग भी हैं और कुछ बुरे लोग भी हैं। वैसे भी हमारे यहाँ माशरे में करप्शन का वर्ड चेंज हो गया हुआ है। आजकल हम देखें ना
तो वह कहते हैं ये करप्शन नहीं है, ये कॉपरेशन है। उन्होंने इस वर्ड को शुगर कोटेड कर दिया हुआ है। वो जी हम करप्शन नहीं करते, हम तो कॉपरेशन करते हैं। बहरहाल अच्छा, अब दूसरा एक हमारा बड़ा प्रॉब्लम है कि जो ऑफिसर से ईमानदार है वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन पे भी टैक्स लगा देते हैं। अच्छा, उनको 10 डॉक्यूमेंट दे दो कि जनाब खुदा के लिए हर बंदा चोर नहीं होता, ये चीजें देख लें, तो फिर भी टैक्स लगा दें। मतलब मेरा एक क्लाइंट था, उसका केस ऑडिट में आ गया, ऑफिसर्स के पास मेरे ऑडिट प्रोसीडिंग शुरू हो गई। वो भी ऑफिसर्स भी ऑडिट करते हैं, रिटर्न पहले फाइल होती है, फिर वो रिटर्न की बुक्स ऑफ अकाउंट सारी असेसमेंट करते हैं। मैंने कहा जी आप जितना मर्जी इसमें चीजें निकाल लें, इसकी चीजें बड़ी वेरीफाइबल है, हर चीज है, इसमें मजीद टैक्स की गुंजाइश नहीं बनती। जितना टैक्स दिया हुआ है वही टैक्स ही कवर नहीं हो रहा, क्योंकि लॉस था। कैन यू इमेजिन? अच्छा, उसने को टैक्स दिया हुआ था अपने रिटर्न के साथ, मेरा ख्याल है कि 25 लाख या 30 लाख। ये 2015 की टैक्स ईयर की बात है, खैर प्रोसीडिंग तो 2 साल पहले क्लोज हुई। तो नहीं, 6 मिलियन टैक्स था जी। मैंने कहा 6 मिलियन से आप ऊपर नहीं जा सकते कि चीजें मैंने इतनी वेरीफाइल प्रोवाइड कर दी। मैं बड़ी तसल्ली, मैंने इतनी हियरिंग्स की, डॉक्यूमेंट्स मैंने हर चीज खुद में जाता रहा ऑफिसर के पास, सारे डॉक्यूमेंट बड़ी तसल्ली कराई मैंने उसको कि ये चीजें मुकम्मल हैं। हाँ जी, ऑफिसर भी कहता मुकम्मल है। फिर जब जिस दिन डिसीजन आया तो बेटा 25 करोड़ टैक्स लग के आया। अब उस ऑफिसर के खिलाफ बेसिकली तो क्या होना चाहिए, लीगल एक्शन कोई ना कोई होना चाहिए ना। वो इतना गलत फैसला लिखा, बस उसने ना हर चीज ही ऐड कर दी। उसने एसेट भी ऐड कर दी, उसने डेटर्स भी ऐड कर दी, उसने क्रेडिटर्स भी ऐड कर दिए। आपको आप अकाउंटिंग समझते हैं। उसने कहा मैं क्रेडिटर्स भी नहीं मानते, मैं डेटर्स भी नहीं, वो भी जमा कर दी इनकम में, और 25 करोड़ टैक्स लगा के फैसला आ गया। लो जी, वो बड़े फैसलाबाद के बड़े टैक्स पेयर हैं। वो उनके मियाँ साहब बड़े स्टार हैं जी फैसलाबाद। मुझे बुलाया, यार ये तुमने जवाब क्या किया? मैं कहा ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैंने प्रोवाइड किए हैं। अब वो नहीं बीबी मानी तो मेरा क्या कसूर है? बीबी थी टैक्स ऑफिसर थी। खैर वो अपील मैंने की। लो, अपील में मैंने केस दोबारा प्रेजेंट किया, लो टैक्स जीरो हो गया। दिस इज आगे चलते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, ये अब कहते हैं कि चीजें आपके बड़ी क्लैरिफाई होनी चाहिए। अब ये जो कल मैंने आपको बताया, जो ई ई हियरिंग हो रही है ना, इससे चीजें बेहतर होना शुरू होंगी। कोई भी सिस्टम एकदम, हमारा माशरा कोई भी सिस्टम एकदम अब्जॉर्व नहीं करता। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा ई ई हियरिंग का, कि अगर मुझे टैक्स लग भी जाएगा तो मैं अपील वाले से जाकर कहूंगा कि जनाब मेरी ई हियरिंग सुन लें, रिकॉर्डिंग सुन लें, क्योंकि वो रिकॉर्ड होनी पूरी कि मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट दिया और कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं दिया। जहां नहीं दिया होगा वहां मैं बैक फुट पे होऊंगा, जहां दिया होगा मैं फ्रंट फुट पे होऊंगा। क्योंकि टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट, एफबीआर, दोनों के ऑब्जेक्टिव अपोजिट हैं। उनका काम टैक्स इकट्ठा करना है, और हमारा काम जो है, इनका काम जो है टैक्स बचाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स इम्प्लीमेंट है। अब हमें जो कहता जी के जो टैक्स क्रेडिट लिखे गए हैं वही लेने चाहिए, जो एग्जम्पशन लिखी गई वही लेनी चाहिए। कई अभी हवाई एग्जम्पशन लेते रहते हैं, ऐसे इनकम एग्जाम डाल के भेज दिया। ऐसे ऐसे भी वकील हैं जी, बड़ी बड़ी मजे की रिटर्न बाद का केस मेरे पास आता है, यकीन करें। ऐसा ऐसा केस आता है, मैं खुद देख के रहा जाता हूँ कि यार कंसल्टेंट साहब ने वर्किंग क्या की है। अच्छा, वो कंसल्टेंट भी अपनी जगह ठीक है, बड़े मजे, वो भी आपको बात बता दूं। अब मैं उसको ठीक क्यों कहता? क्यों? टैक्स पेयर ने उसको 3,000 रुपये देना रिटर्न का, और 3,000 रुपये लगा। अब मैं मिनिमम एक रिटर्न का 25 चार्ज करता हूँ, मिनिमम। मैं कहता 25 लेने नहीं, आपने काम करा ना करवा, जी आप बड़े महंगे हैं। मैं कही भैया ने काम करके रिटर्न फाइल करनी है, ऐसे थोड़ा अब आप रिटर्न फाइल कर देंगे। जी आप टैक्स भी दिलवाते हैं, बिल्कुल मैं ठीक है, कंट्रीब्यूट करना है। आपका केस इस तरह का होना चाहिए कल को आप केस फाइट कर सके, ये ना हो कि कल को आप केस फाइट ना कर सके। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर में इतना नाम बन गया है कि लोग, मैं मार्केटिंग नहीं करता अपने काम की, आज तक मार्केटिंग नहीं की। अल्लाह ने वहीं भेजा खुद के, ठीक है यार केस
यानी एक लोग एतबार बड़ा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिक्रेसी मेरा एथिक्स है, क्लाइंट की सिक्रेसी मेरा एथिक्स है कि मैं किसी एक की बात दूसरे को लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये कौन सा एन ए है, आबा शेर अली वाला और फरख हबीब वाला, एन ए वन जोन सा भी एन ए 107 आई थिंक सो, दोनों की केस टैक्स केस मेरे पास है। बोथ आर द राइवल्स बट बोथ हैव द टैक्स केसेस विद मी। उनको पता है कि उसकी बात उसने उसको नहीं बतानी, उसकी बात उसने उसको नहीं बतानी। मैं बात सवाल लेता हूँ जी। आगे चलें जी। अच्छा ये इसको पढ़ लीजिएगा जी, आगे चलें। हाँ जी, अब रेज हैंड कर लें जी, बात सुन लें जी उनकी क्या कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं जी। कुर्तलैन हाँ आ रहा है और अहमद जमाल, आतिफ नईम जी बेटा। सर अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ जी आ रही, ठीक आ रही। सर मैंने ये पूछना था, अभी जो आप ये जो बीच में जो टैक्स जो गवर्नमेंट के रडार पे नहीं आते जो बचत हैं, अभी जैसे कि हमारे इधर सराउंडिंग में होता है कि ये किसी छोटे ज़मींदार से 4-5 एकड़ ख़रीदा है और उस पे अगर वो कॉलोनी वगैरह बना दी है, जो भी काम किया, तो वो क्या करना है कि ज़मींदार ने डायरेक्ट जो रजिस्ट्री करनी है, वो जो प्लाट ख़रीदेगा ना उसी के नाम पता है करनी मुझे, है। हाँ ठीक है अब ठीक है। उसकी ज़रूरी ज़मीन अगर अगर उसकी ज़रूरी ज़मीन 20 लाख है, उन्होंने ख़रीद लेनी उसे 40 लाख एक पर एकड़ ख़रीद ली है, उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो जो प्रॉफिट है ना वो पर मरला के हिसाब से मिडल मैन इतना ज़्यादा ले रहा है। हाँ और बिल्कुल ले रहा जो है, रजिस्ट्री है वो डायरेक्ट उसके रेड मालिक करवा के रहा नाम पे है। हो रही है, हाँ जी, डायरेक्ट करवा रहा है और उसका वो मिडिल मैन टैक्स में आ गया, चोरी करके टैक्स ये लम्बा लम्बा ये चौड़ा तो कर गया किसी जी। जगह पे भी नहीं आया। बस यही तो मसला है। दिस इज और व्हाट वो दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। तो सर ये फिर गवर्नमेंट क्यों अब इसको इस देखो, तरह अलाउ करती है सर? बस अब होना क्या चाहिए, उसकी कॉलोनी तब अप्रूव होनी चाहिए जब वो कहे जमीन तुम्हारे नाम है। नाम हो एग्जैक्टली, हाँ ठीक है, फिर होना चाहिए ना अप्रूव। फिर होना चाहिए और होना भी ऐसे चाहिए। अब ये लोग क्या करते हैं उसकी एफडीए में बंदे ही बैठे हैं ना, हाँ जी सर, इसी तरह। जिसका मुंह होगा वो खाएगा ना यार, जी वो खाना एक तो सर खाएगा ही ये ना। था, और दूसरा सवाल ये था कि सर नल रिटर्न कैसे फाइल करते हैं अगर किसी बंदे की कोई बेटा, इनकम नहीं है? वो बेटा अगला अगला चैप्टर है, इनकम बिजनेस के बाद आएगा ना। ठीक है सर। ठीक है, चैप्टर आएगा बेटा, फाइलिंग ऑफ रिटर्न हमने पढ़नी है। ठीक है ठीक है, सर। ओके थैंक यू। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। आगे चलें जी। अच्छा जी, हाँ टैक्स कंप्लायंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ना मुख्तलिफ क्लाइंट्स के टैक्स नोटिस आते हैं और उसके ऊपर बेटा ड्यू डेट होती है, किस डेट को आपने रिप्लाई फाइल करना है। अब उस डेट को या तो मैं एडजर्नमेंट ले सकता हूँ कि जी मैं केस तैयार नहीं कर सका और मुझे टाइम दे दें, या फिर मैंने उस ड्यू डेट को केस जरूर प्रेजेंट करना है। फिर और बकायदा ड्यू डेट में लेता हूँ, ठीक है जनाब एक हफ्ता, मुझे एक हफ्ता और देना केस तैयार करने के लिए, अगले हफ्ते उस दिन मैंने केस दोबारा जाके प्रेजेंट करना, रिप्लाई फाइल करना। कंप्लायंस बड़ी कंपलसरी है। आप ये कहें कि आप कंप्लायंस ना करें, आप टी टैक्स के नोटिस को ओ कहें जी खैर है जी मेरा तो चेयरमैन एफबीआर वाकफ है, नहीं भाईजान। टैक्स के केस के कंप्लायंस मतलब मेरे अभी 2 केस ओपन है, मेरे जाती मुझे नोटिस आए हुए हैं, टैक्स ईयर 15 का नोटिस आया हुआ है, टैक्स ईयर 17 का नोटिस आया हुआ है, तो मैं अपनी कंप्लायंस कर रहा हूँ। मैं को जी मेरे सारे ऑफिसर वाकफ है, ठीक है, तो क्या मैं कंप्लायंस ना करूं? नहीं, मैं कंप्लायंस करूंगा। ठीक है, आगे चलेंगे। मेरी एथिक्स में आता है और रिप्लाई दैट शुड बी विद इन द लीगल फ्रेमवर्क। ये नहीं कि मैं झूठ सच जो मर्जी लिख के दे दूं, नहीं भाईजान, मैंने कानून का हवाला देना है तो कानून के मुताबिक देना है। ये नहीं मैं टैक्स की देखो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग है, सेल टैक्स है, सेल टैक्स की प्रोसीडिंग है। ये चीजें अलग अलग है। चल सेल टैक्स की प्रोसीडिंग रही है, मैं हवाले इनकम टैक्स दे जा रहा हूँ,
गधों में घोड़े जमा नहीं हो सकते। ठीक है, एथिकल अप्रोच होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, क्लैरिफाई होना चाहिए। मतलब मैं मेरी टैक्स प्रैक्टिस बाज़ औक़ात मैं कहूँ जी कि मेरी टैक्स प्रैक्टिस किस तरह की है। अ, मैं कहता हूँ अच्छा यार, मैं क्लाइंट को मोटिवेट करता हूँ कि भाईजान ठीक है यार, जहाँ आप कोर्ट में केस आ गया, सेट हो गया यार, कुछ ना कुछ टैक्स दे के खत्म कर लो केस अपना। यू हैव टू पे टैक्स, आपने इसी मुल्क में रहना है, टैक्स दो, तुम भी सुकून करो, हम भी सुकून करें। कई वकला होते हैं, वो एक दिन मैं केस करवा रहा, मेरा दोस्त था, तो उसने अपील की फाइल की हुई थी, और मैंने कहा इसमें टैक्स कितना टैक्स लगा क्लाइंट को? कहता है 30,000 रुपया। मैं कहा लो, और मैं कहा 30,000 रुपया जमा करवाओ यार, जान छोड़ा, तुम किस चक्कर में पड़े हो? नहीं नहीं नहीं, ये वो सिर्फ वो क्या चक्कर है, अपनी फीस में के चक्कर में था। तो आगे चलेंगे। ये बात कर रहा था टैक्स अवॉइडेंस एंड एवेजन। वो आप मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, इसकी एग्जांपल मैं ऑलरेडी भी देता हूँ कि ये आपका जो है वो क्रॉसिंग है, तो यहाँ रेड लाइट आ गई है, तो आपको रुकना चाहिए। अगर आप तोड़ के चले जाते हो तो बेटा जी एवेजन है, लेकिन आप बाद का ऐसे जाते हो, फिर ऐसे जाते हो, और फिर ऐसे चले जाते हो। आप में से सारे ये करते हैं। इशारा तोड़ना तो असी फख्र महसूस करता है। हाँ, इशारा तोड़ता सिपाही वेखे इधर उधर। ये जो आप इधर से होके चले तो ये अवॉइडेंस है। गवर्नमेंट ने कुछ अवॉइडेंस के रूल्स भी बनाए हैं जहाँ पे अवॉइडेंस अवेजन के करीब तर होती है। पर अभी वो बहुत ज्यादा नहीं है। अ, जो हम मियाँ साहब की बात करें, फिर वो सॉरी टू से बात करनी पड़ती है, तो वो बकायदा विजन से सोर्स मनी ट्रेल, बेटा मनी ट्रेल, हर बार हर चीज की मनी ट्रेल मांगनी मांगनी। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, तो मनी ट्रेल आपके खर्च। अब मैं कौन जी, मेरे बच्चे मैं कौन जी बीकन उसमें पढ़ते हैं जी, मेरे पास बड़ी गाड़ी है जी, 4 महीने ट्रेवल बाहर के मारे हैं जी। ठीक है जी, घर का बिजली का बिल आपको पता है, 12 बिल आपके पिछले नजर आते हैं जी। घर का बिजली का बिल जी 70,000 से कम आता नहीं है। सुई गैस का बिल है जी, टेलीफोन का बिल है जी, मोबाइल है, मेरे लिविंग एक्सपेंडिचर्स हैं, किचन एक्सपेंडिचर्स हैं। और मैं कहूँ कि जी मेरी जो इनकम है वो 6 लाख रुपए है। अब मैं जरा दूं 6 लाख को, तो महीना बना 50 रुपए महीना खर्चा बना। तो पता बीकन उसकी फीस, स्कूल की फीस ही मैं कहूँ वो 70,000 रुपया फीस है। लो हो गया ना, बाकी पैसे कहाँ से खर्च की, इसके बाद ब्लैक मनी से खर्ची। तो दो चीजों को आपने एफबीआर आपकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड है। आपके खर्चे कितने हैं, आपको वाइट मनी किसके टैक्स एटलीस्ट देखो बेटा, कितना टैक्स मुझे मिनिमम देना चाहिए, जितने मेरे घर के खर्चे हैं उतना, तो उतनी इनकम मुझे दिखानी चाहिए सरकार को। या मैंने कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो मुझे उससे इनकम उतनी, उतना वाइट सोर्स तो बताना है, उतना टैक्स मैंने देने ही देना है ना। आगे चलेंगे। अवेजन कहता है ये क्रिमिनल लॉ है जी। ठीक है जी, अंडर स्टेटमेंट है। हाँ, आप पैसे कम बताते हैं तो वो वाइडेंस है जी। लॉकर में, आप हमारे यहाँ लॉकर में बड़ा कुछ रखा जाता है जी। ठीक है जी, तो वो भी अवॉइडेंस है। ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस लीगली परमिजेबल होती है जी, यहीं से हम बात का हम खेलते हैं जी। आगे चलें। बस खत्म हो गया, खत्म। विसल ब्लोअर, हाँ ये बड़ा मजे का जी, वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बाद तो कुछ नहीं। विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर क्या है जी? कि भाईजान सीटी मारना। ठीक है जी, वो अभी तो व्हाट्सएप आ गया, वो पुराने जमाने में तो वो जो है वो नुक्कड़ पे लोग सीटी मारते थे जी। गर्ल्स कॉलेज के बाहर छुट्टी होनी तो लड़के सीटी मारते थे। यहाँ सीटी मारने का मतलब और है जी। यहाँ ये है कि अगर आपको किसी के टैक्स फ्रॉड का पता है, कि किसी ने टैक्स फ्रॉड किया, तो आप कंपिटेंट अथॉरिटी को शिकायत लगा दें, और जितना उसे टैक्स रिकवर होगा ना, उसमें से आपको हिस्सा मिलेगा। 10% आपको सरकार कहती है आपको हिस्सा भी मिलेगा। भाई मैंने कहा जी नीम भाई ने बहुत बड़ा टैक्स फ्रॉड किया है, मैंने शिकायत लगा दी, डॉक्यूमेंट्स के साथ शिकायत लगा दी, हवाई शिकायत नहीं, डॉक्यूमेंट्स के साथ।
कि ये देखें इसने टैक्स फ्रॉड किया है और वहां से उसने करोड़ रुपया कमा लिया है और करोड़ रुपया उसको टैक्स लग गया, 10 लाख मुझे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे लोग, ये अभी कल्चर हमारे यहाँ बहुत कम है। क्यों है? आपको पता है कि जो बहुत बड़ा टैक्स फ्रॉड करता है वो बहुत बड़ा बदमाश भी है, लोगों को अपनी जान का खतरा भी है। बाद का टैक्स शिकायत आती है कमिश्नर के पास, डॉक्यूमेंट्स के साथ आती हैं, लोग अपना नाम डिस्क्लोज भी नहीं करते कहीं। मैं परसों चीफ कमिश्नर के पास, परसों कह रहा हूँ, 3-4 महीने की बात है, 3-4 महीने चीफ कमिश्नर के पास बैठा, कोई टैक्स कंप्लेंट आई कि जी फलाम बंदा उसने बड़ा टैक्स चोरी किया, ये देखो फिर रिटर्न में टैक्स बिल्कुल डिक्लेयर नहीं है इनकम। तो उसने नीचे अपना नाम नहीं लिखा था, उसने लिखा था कि मुहिब वतन पाकिस्तानी। तो वो जो है वो डेट इज अ विसल ब्लोअर। लो जी, चैप्टर खत्म हो गया जी। आतिफ नईम जी, जी आतिफ नईम जी जी बोलो, आतिफ बोलो, आवाज नहीं आ रही सर, है। आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ रही है, बोलो। जी सर, मैंने ये पूछना था कि अगर एक बंदे को इस बात का इल्म ही नहीं है, वो कानून की प्रोविजन से वाकिफ़ नहीं है, उसके साथ कोई भी ऐसा, जैसे ये ज़मीन वाला चक्कर ही है, जो ज़मींदार सेल कर रहा है, उसको इस कानून की प्रोविजन का नहीं पता, लेकिन अगर वो इग्नोरेंस, गवर्नमेंट से सुन कोई लें, शिकायत करता है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो जी सर। एक्सक्यूज। बड़ा फेमस कोट है, कोटेशन है ये जी बकायदा, सर। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप लाल लेकिन बत्ती हमारे यहाँ इशारा, तो अक्सरियत ऐसी है जिनको लॉ का पता ही नहीं है। ला का पता नहीं तो पैसे कमाने का पता ते कंसल्टेंट रखना। अब माड़ी जी खंग आ जाए दौड़े दौड़े अभी सर डॉक्टर को एक। चले जाते हैं। ठीक, अब पता सबको होता है, जी मैं सर। आपको एक बार बताऊं, पता सबको होता है। सर। मैं 23 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, पता सबको होता है, चूचे बन जाते हैं ऐसे। अच्छा जी, ऐदा जी, मुझे तो पता ही नहीं सी जी मैं टैक्स देना जी। और चंदा तेन ये पता खंग आए डॉक्टर को जाना है, तो तुम्हें ये नहीं पता तुम पैसे कमा रहे, तुमने कंसल्टेंट के पास जाना है। सर। सिर्फ बिजनेसमैन चूचे बनते हैं, ये मेरा निचोड़ है प्रैक्टिस का। ठीक है जी, अच्छा जी मुझे पता ही नहीं था जी, और सबको पता होता है बेटा। ठीक है, इतना नॉलेज होता है। अब वाइट मनी का नॉलेज हर बंदे को है आजकल। ठीक है, कि मुझे मनी ट्रेल चाहिए। जी सर। इमरान खान है सिखाता है, ये मनो तुम इस कौम को, कि नहीं सिखाया? सिखाया सर। ठीक है ना, ये हर बंदे को बता देगा भाईजान आपने कोई चीज खरीदनी है तो आपके पास पीछे व्हाइट मनी होनी चाहिए। व्हाइट मनी मीन जिसके ऊपर आपने टैक्स पेड है। जी सर। देखें, 100 रुपए, 100 रुपए आपने कोई चीज खर्च की, आपने 80 रुपए बता दिए, ये इतनी चीजें कवर होके आप थोड़ा बहुत टैक्स देके गवर्नमेंट अथॉरिटीज को मना सकते हैं। लेकिन आपने 100 रुपए कमाए और आप आना भी ना बताएं, तो वहां प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जी सर। थैंक यू। लो जी, ये चैप्टर पढ़िए, कोई बात होगी डिस्कस करेंगे कल हम जी, वो दूसरा डिस्कस करेंगे जी, चैप्टर 2। और परसों इनको हम बिजनेस के नोट्स आप शेयर कर दीजिएगा जी, परसों से इनको हम बिजनेस शुरू हो जाएगा जी हमारा। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज जी।